आरकेएस मैथ्स की कक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थियों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज की कक्षा में हम 13.4 के बचे हुए 3 प्रश्न करेंगे और इसके साथ ही 13वीं प्रश्नावली संपूर्ण हो जाएगी। तो चलते हैं प्रश्नों पर। हम छिन्नक संबंधी प्रश्न कर रहे थे। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है उसमें आप देख रहे हैं कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। तो यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हैं तो इसमें ये यहाँ से ऊपर का भाग इसका बंद होता है और यहाँ से नीचे का भाग इसमें खुला होता है सिर पर ओढ़ने के लिए। तो इसके खुले सिरे की त्रिज्या यानी यहाँ पर जैसे आप ये नीचे डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पर खुले सिरे की ये त्रिज्या जो इसको हम क्या मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, बड़ी वाली त्रिज्या। तो ये 10 सेंटीमीटर है और जो ऊपरी सिरे की त्रिज्या है जो ये छोटी त्रिज्या है इसको हम R2 मान लेते हैं। तो ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है ये आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई L दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको लगभग सारी चीज़ें दे दी। तो अब आपको कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल में इसमें एक तो वक्र पृष्ठ हो गया और एक ये जो ऊपरी वृत्ताकार भाग हो गया जो बंद सिरा है। तो 2 चीज़ें हो गई थी, इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छिन्नक नुमा टोपी के खुले सिरे की जो त्रिज्या है यहाँ पर जो नीचे 10 सेंटीमीटर दे रखी थी तो ये R1 आपके पास कितनी होगी 10 सेंटीमीटर और बंद सिरे की त्रिज्या जो है वो R2 होगी 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 3 चीज़ों को हमने नोट कर लिया है। अब हमें जो ज्ञात करना है इसमें प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल तो वो आप देख सकते हैं कि पदार्थ इसमें लगा है वक्र भाग में और ऊपरी भाग में। पदार्थ का क्षेत्रफल इसमें 2 चीज़ें आ गई आपके पास। एक तो हम लिखेंगे वक्र भाग का क्षेत्रफल, वक्र भाग का क्षेत्रफल। तो छिन्नक के वक्र भाग का क्षेत्रफल लेंगे और प्लस में हम लेंगे ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वक्र भाग जो होता है छिन्नक का वो होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L होता है और प्लस में इसका ऊपरी वक्र भाग, ऊपरी जो वृत्ताकार भाग हो गया वो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है। अब इन चीज़ों के मान जो हम इसमें रख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि R1 आपके पास कितनी है, R1 बराबर आपके पास है 10 और R2 आपके पास है 4 और L जो आपके पास है वो है 15। तो इनके मान इसमें रखेंगे और पाई का मान 22/7 लेकर के आप इसका हल करेंगे। तो इसमें अब केवल ये संख्याओं के मान रख करके राशियाँ भर करके और केवल गणना बाकी है। तो ये प्रश्न जो शेष आप हल करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो मैं इसके बाद जो आपको दूसरे सवाल पर लेके चलता हूँ। इस सवाल को आप स्वयं हल करें, इसका आंसर निकाल करके मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करें या फिर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखें आपने कितना आंसर निकाला है। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि अब इसमें केवल इसका सॉल्यूशन बाकी रह गया। आप गणना करके और हल निकालें केवल इसका। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथे प्रश्न पर। तो यहाँ चौथा प्रश्न हमारे सामने है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं ये बर्तन, तो इसमें जैसे आपको दिखा रखा है ये कि इसकी ऊंचाई जो H है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो अपने यहाँ पर लिख लिया ऊंचाई इसकी 16 सेंटीमीटर होगी और जो ऊपरी चौड़ा भाग जो है इसका यानी टब नुमा बर्तन है ये छिन्नक नुमा, तो इसकी ऊपरी त्रिज्या R1 जो है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर और नीचे की त्रिज्या R2 जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हमें 3 चीज़ें इसमें दे दी, R1 दे दिया, R2 दे दिया और H दे दिया। और पहले हमसे ये पूछा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन में भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बर्तन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो बर्तन चूंकि छिन्नक नुमा है तो बर्तन का आयतन ज्ञात करने के लिए हम छिन्नक के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो पहले लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। तो बर्तन चूंकि छिन्नक नुमा है तो छिन्नक का आयतन क्या होता है
1/3 पाई h इंटू क्या होता है R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 इंटू R2 ये होता है। अब इसमें चूंकि सारी चीज़ें हमारे सामने हैं तो हम इसमें क्या है इनकी राशियों का मान भर देते हैं। तो पाई हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/3 इंटू ये आपके पास हो गया 3.14 इंटू h जो है हमारे पास कितनी है 16 और R1 जो है वो आपके पास कितनी है 20 तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का वर्ग और प्लस यहाँ पर R2 आपके पास है 8 तो इसमें हो गया 8 का वर्ग प्लस इसमें हो गया 20 गुना 8 तो ये सारी राशियों का मान हमने इसमें भर दिया। अब इसको हम हल करेंगे तो पहले इनके वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये आ गया आपके पास 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 और इंटू में चूँकि 20 का वर्ग क्या होता है 400 होता है 20 गुना 20 400 हो गया 8 का वर्ग 64 हो गया और प्लस में हम इसको जोड़ेंगे ये गुना करेंगे 20 8 160 हो गया। अब हम इन सबको जोड़ देंगे और फिर देखेंगे यदि कैंसिल होता है तो वरना गुना करके भाग देना पड़ेगा। तो 3.14 इंटू 16 और इनका जोड़ आपके पास कितना हो गया 400 500 और ये हो जाएगा 124 यानी 624 हो गया आपके पास। तो 624 में हम देख सकते हैं कि 3 का भाग जा सकता है तो ये आपके पास रहेगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 और इसको जब हम 624 को काटेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा यहाँ से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 208 आ जाएगा। अब हम इनको गुणा कर देंगे तो 3.14 गुना 16 गुना कितना हो गया 208। तो इस प्रकार गुणा करने से ये आपके पास आ गया 10,449.92 449.92 इतने ये आ गया घन सेंटीमीटर। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा लीटर में बदलना पड़ेगा। तो आयतन हमारे पास इसका ज्ञात हो चुका है। अब हम जानते हैं कि चूंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो आप देख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 लीटर होता है। तो हम क्या करेंगे इस आयतन में 1000 का भाग दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा तो इसमें लीटर में बदल जाएगा। आता है दूध की मात्रा जो है वो कितनी आ गई दूध की मात्रा जो है वो बर्तन में कितनी आई आपके पास जितना आयतन प्राप्त हुआ है यानी 10,449.92 जो घन सेंटीमीटर था इसमें हम क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे इसको। तो दशमलव हम 3 स्थान इधर खिसका देंगे तो ये आपके पास आएगा 10.44992। तो ये दशमलव काफ़ी लंबी राशि है तो हम इसको क्या करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दशमलव का तीसरा स्थान 5 या 5 से बड़ा हो तो बाकी स्थान छोड़ दो और दूसरे स्थान में 1 जोड़ दो तो ये हमारे पास लगभग आ जाएगा 10.45 लीटर हो गया यानी इतना दूध हो गया बर्तन में। और दूध का मूल्य जो हमें दे रखा था वो था 20 रुपये प्रति लीटर। तो दूध का कुल मूल्य कितना आ जाएगा वो हम शुरू में सवाल में लिख चुके हैं दूध का जो मूल्य है। तो दूध का कुल मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा तो दूध का कुल मूल्य जो आपके पास हो जाएगा जितना आयतन आया है आपका 10.45 इसको हम गुणा कर देंगे 20 से। ठीक है तो इस प्रकार से गुणा करने पर आपके पास आ जाएगा 209.00 तो इतने रुपए आ जाएगा अर्थात ये आपके पास पूरा कितना आ गया 209 रुपये आएगा। इस प्रकार से दूध का मूल्य जो है बर्तन में कुल दूध कितना है 209 रुपये का है। तो इस प्रकार हमने दूध का मूल्य जो ज्ञात कर लिया है लेकिन अभी ये प्रश्न आधा हुआ है। तो इस प्रश्न में आगे हमसे पूछा गया है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चद्दर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें लगी हुई चद्दर यानी ये जो टब बनाया हुआ है तो इसमें चद्दर जो है वो कहाँ लगी है धातु की वो लगी है एक तो वक्र पृष्ठ में और एक लगी है पैंदे में। तो एक तो वक्र पृष्ठ हो गया और एक पैंदे का जो वृत्ताकार भाग हो गया वो हो गया। तो
तो इसके लिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर इसका जो है वो हमें चादर का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर R1 20 सेंटीमीटर, R2 8 और H 16 थी। तो हमें बर्तन का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए, चादर का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिएगी। तो तिर्यक ऊंचाई जो है वो जो छिन्नक की होती है उसका जो सूत्र होता है, तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम L से लिखते हैं। तो L बराबर होता है √R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में क्या होता है H स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार ये आपके पास R1 कितनी है, R1 आपके पास है 20 और R2 8 है। तो 20 माइनस 8 का वर्ग प्लस यहाँ पर H कितनी है, तो 16 का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके पास आ गया 20 में से 8 के 12, तो ये 12 का वर्ग हो गया, प्लस ये हो गया आपका 16 का वर्ग। अब हम इनका वर्ग कर देते हैं। तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितने आएंगे, ये 144, और 16 को 16 से करेंगे तो 256। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये आ गया आपके पास 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। तो इस प्रकार H आपके पास कितनी है, L कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हम चादर का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बर्तन में जो चादर लगी उसका। तो इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से बर्तन में लगी धातु की चादर का जो क्षेत्रफल होगा उसमें दो भाग होंगे, एक तो वक्र भाग होगा टब का और एक पेंदे का क्षेत्रफल होगा। तो वक्र भाग आप जानते हैं कि जो छिन्नक होता है उसका वक्र भाग होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू क्या होता है L, और पेंदा जो है वो क्या पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इन राशियों का मान इसमें रख देते हैं। तो पाई चूंकि हमें कितना दे रखा है, इसमें 3.14 दे रखा है, तो पाई हो जाएगा आपके पास 3.14, और R1 आपके पास कितनी है, 20 है, R2 आपके पास 8 है, और L हमने अभी ज्ञात किया वो 20 है, प्लस में 3.14 इंटू R2 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पर 8 गुणा 8 हो गया। तो इस प्रकार से जब आप इनको गुणा करोगे तो ये 3.14 को आप क्या करो, कॉमन निकाल लो एक बार। तो यहाँ भी 3.14 है और यहाँ भी एक 3.14, इसको कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर 20 और 8 28 हो गए। तो 28 गुणा कितना हो गया, 20, और प्लस देखो 8 गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 64 आ गया। अब हम इनको गुणा करके जोड़ देते हैं। तो 3.14 और आप जानते हैं कि ये हो गया 560 गुणा करने पर, और ये हो गया 64। तो ये आपके पास आ गया 560 में जब 64 जोड़ेंगे तो ये 624 हो जाएंगे। तो ये हो गया 3.14 गुणा 624, और अब हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करने पर आपके पास आ गया 1959.36, ये आ गया आपके पास 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इस चादर का एक क्षेत्रफल इतना हो गया। अब चूंकि धातु की चादर का जो मूल्य दे रखा है, यानी चादर का जो मूल्य आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो चादर का कुल मूल्य ज्ञात करेंगे। चादर का कुल मूल्य, तो कुल मूल्य ज्ञात करेंगे तो हम इस क्षेत्रफल को 8 से गुणा करके प्रति 100 है इसलिए 100 का भाग दे देंगे। तो 1959.36 को हम गुणा करेंगे 8 से, और 100 का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से जब आप इसको गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे तो ये आपके पास आएगा 156.74 और 8 आएगा। तो निकटतम में जब हम इसको लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 156 पॉइंट। तो हमें पता है कि जब दशमलव का तीसरा स्थान 5 या 5 से बड़ा हो तो इनको छोड़ दो और दूसरे में एक जोड़ दो, तो ये लगभग कितना हो गया आपके पास 156 रुपये और 75 पैसे हो गए। इतने रुपये आपके पास जो है इसका कुल खर्चा आ गया। अतः चादर बनाने में कुल खर्चा कितना लगेगा, 156 रुपये और 75 पैसे लगेंगे। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न में दो भाग थे,
एक में तो क्या था कि आपको जो उसमें कितना दूध भरा जा सकता है उसका मूल्य ज्ञात करना था, और दूसरे में था चादर में लगी जो बर्तन बनाने में जो चादर लगी है धातु की, उसका मूल्य जो आपको ज्ञात करना था। तो 2 भाग में किया, थोड़ा लंबा प्रश्न है लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारे पास इसका 5वां और आखिरी प्रश्न। तो इसमें ये कहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच होकर जाते हुए एक तल में 2 भागों में काट दिया जाता है। तो आप यहाँ इस चित्र के द्वारा समझें कि जैसे ये आपके पास एक शंकु था बड़ा, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी थी, 20 थी। तो यहाँ से इसको क्या किया गया, यहाँ से काट दिया गया। जब इसको काट देंगे, ऊपर का भाग अलग कर देंगे, तो नीचे का ये जो भाग बचेगा वो एक छिन्नक बचेगा। तो हमें क्या है कि इसकी केवल ऊंचाई दे रखी है, और आप देख सकते हैं कि जब काटने के बाद ये ऊपर भी ऊंचाई 10 बचेगी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये नीचे वाली ऊंचाई भी कितनी बचेगी, 10 बचेगी। अब हमें क्या है कि ये त्रिज्याएं इसकी जो है नहीं दे रखी है, न तो नीचे की त्रिज्या दी है, न ऊपर की त्रिज्या दे रखी है। तो ये त्रिज्याएं जो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। और फिर ये कहा है कि ये जो छिन्नक बचेगा, इससे फिर क्या करना है, 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में इसको बदला जाना है। तो उस तार की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है, तो चूंकि तार की लंबाई ज्ञात करनी है, तो तार बनाने के लिए जो इसका छिन्नक का आयतन हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और तार का भी आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो तार का आयतन और छिन्नक का आयतन बराबर रहेगा। तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो ध्यान से समझना है आपको। तो पहले हम त्रिज्याएं ज्ञात करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम बिल्कुल एकदम ये सीधा लंबवत यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो इस प्रकार से ये 2 समकोण त्रिभुज आपके पास बन जाते हैं। एक बन गया AGF। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज AGF में, और चूंकि ये शंकु बिल्कुल एकदम जो है वो सीधा होता है, सीधा खड़ा होता है, तो ये लंबवत हो गया। तो ये कोण, ये 60 वाले को 2 भागों में बांट देगा। तो ये कोण यहाँ पर कितना रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। तो 30 डिग्री रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया। तो यहाँ पर ये कोण कितना रहेगा, क्योंकि 60 और 30 90 और ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि 30 और 90 120। तो कुल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। इसी प्रकार ये कोण भी आपके पास कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से हम पहले लेंगे समकोण त्रिभुज AGF में, या यहाँ पर ये AGE है या E है, यहाँ पर F ये है, E है। तो लेते हैं समकोण त्रिभुज AGE में, और इसको हम नाम दे देते हैं R2 और इसको नाम दे देते हैं R1, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है। और ये आपके पास ये 10 है, तो यहाँ पर ये जो AG है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो पहले समकोण त्रिभुज AGE को लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज AGE में तो थोड़ी त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली हालांकि अभी कराई नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा उपयोग हुआ है, तो आप थोड़ा सा समझेंगे इसको। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लंब है इसका, क्योंकि ये थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, और ये आधार हो गया। तो लंब बटे आधार लेंगे हम इसमें। तो लंब बटे आधार जो होता है वो होता है त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो tan थीटा होता है। तो लंब बटे आधार बराबर हो गया tan थीटा, और थीटा आपके पास कितना है, 60 डिग्री है। तो एक बार इसको थीटा लिखते हैं। और अब लंब जो है हमारे पास कितना है, 10 है, और जो आधार है वो हमने जो क्या मान रखा है, इसको R2 मान रखा है। तो इस प्रकार से ये tan और थीटा हमारे पास कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। अब ये tan 60 का मान जो √3 होता है, तो 10 बटे R2 बराबर हो गया √3, और इसके बटे में 1 मान करके हम इसको तिरछा गुणा करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3 R2, ये इधर गुणा हो जाएगा, और ये 10 एकम यहाँ पर आ गया 10। तो इस प्रकार से आप देखो कि R2 आपको ज्ञात हो गया 10 बटे √3 सेंटीमीटर ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो समकोण त्रिभुज बनता है ADB, तो समकोण त्रिभुज ADB को लेते हैं। समकोण त्रिभुज ADB में इसी प्रकार से लंब बटे आधार लेंगे। तो इसका लंब जो है वो पूरा कितना हो गया, ये 20 हो गया, क्योंकि पूरी ऊंचाई कितनी है, 20 है।
तो ये हो गया 20/R1 यानी लंब बटे आधार बराबर, हम सीधा इसको, क्योंकि ये सूत्र मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो ये तो 20/R1 बराबर आ गया √3, और बटे में 1 मान करके आप जब तिरछा गुणा करके इसी प्रकार से निकालेंगे तो R1 आपके पास जो आएगा वो 20/√3 आ गया, इतने सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से हमें R1 भी ज्ञात हो गई, R2 भी ज्ञात होगी। तो ये जो छिन्नक है आपके पास नीचे वाला भाग है, और इसकी ऊंचाई भी हमारे पास कितनी है, ये ऊंचाई हमारे पास इसकी है 10, क्योंकि आधा बीच में से काटा गया। तो छिन्नक की ऊंचाई कितनी है, छिन्नक की ऊंचाई, तो छिन्नक की ऊंचाई जो हम इसको h नाम देंगे, तो ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब हमें जो है छिन्नक का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि तार बनाने के लिए क्या चाहिए, आयतन चाहिए उसका। तो हम निकालेंगे छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन जो है वो, तो छिन्नक के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई h। अभी हमने एक सवाल में पहले काम में लिया है, तो R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी राशियों के मान भरेंगे और इसको हल करेंगे। और पाई का मान हमें चूंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, तो एक बार पाई को पाई रहने देंगे, क्योंकि तार जो है वो बेलनाकार, उसमें पाई आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो एक एक करके राशियों के मान भरेंगे। तो पाई को हम क्या करते हैं, पाई को पाई रहने देते हैं, और फिर h जो इसकी कितनी है 10 है, इंटू में R1 जो है वो आपके पास कितनी है, वो है 20/√3, ये हमने अभी ज्ञात की थी। और R2 हमने ज्ञात की थी 10/√3, ये हो गया। और प्लस में R1 इंटू R2, तो 20/√3 इंटू में R2 कितना है 10/√3। अब आप इसको थोड़ा सा सरल कर दीजिए, ठीक है। तो सरल करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर आ गया 10π/3, और यहाँ पर हम वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग कितना होता है 400, और √3 का वर्ग कितना हो गया 3 हो गया, और प्लस में 10 का वर्ग हो गया 100, और बटे में आ गया 3। इसी प्रकार से यहाँ पर 20 दाई कितना हो गया 200, और अपोन में √3 को √3 से करेंगे तो ये हो गया 3। तो अब हम इसका लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम लेंगे तो ये 10π/3 ये तो बाहर है, और अंदर वाली राशियों का लघुत्तम कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 400 प्लस 100 और प्लस में कितना है 200। तो इस प्रकार से ये आपके पास जो है वो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 700 हो गया, और नीचे जो है 3 को गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ गया 9। तो 700 को हम जब 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास 7000π/9 घन सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास जो है छिन्नक का आयतन आ गया। इसको हम क्या करेंगे, तार का आयतन निकाल के उसके बराबर रख देंगे। तो हम एक बार मान लेते हैं, चूंकि तार का व्यास जो हमें दे रखा है, तो और ऊंचाई उसकी जो लंबाई है उसको हम एक बार मान लेंगे, L मान लेंगे। तो तार का जो व्यास है वो आपके पास कितना है, तार का व्यास वो हमें कितना दे रखा है, सवाल में हमने जब पढ़ा था तो कितना था 1/16 सेंटीमीटर था। और अब ये चूंकि व्यास है तो त्रिज्या इसकी जो है वो कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो हो जाएगी वो व्यास की आधी होती है, तो 1/16 गुणा 1/2 करेंगे, आधी करेंगे तो ये हो जाएगी 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगी। और एक बार मान लेते हैं कि माना तार की जो लंबाई है, माना तार की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, एक बार वो मान लेते हैं L। और चूंकि तार बेलनाकार है तो उसकी जो लंबाई है उसकी h, यानी h के स्थान पर हम L लेंगे। तो बेलनाकार तार का जो आयतन है, बेलनाकार, क्योंकि तार जो है वो बेलनाकार होता है, तो बेलनाकार तार का आयतन, तार का आयतन जो है वो आपके पास बेलन के आयतन को लेंगे हम πr² h,
और h चूंकि हमारे पास यहाँ पर l है तो हम इसको यहाँ लिख देंगे पाई r स्क्वेयर l। अब इसमें दी गई राशियों के मान भर दो आप यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि पाई को पाई रहने देंगे और r हमारे पास यहाँ पर कितनी है 1/32, तो इसको 2 बार लिखेंगे 1/32 गुणा 1/32, क्योंकि आपके पास r स्क्वायर है, l हमारे पास कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है, तो l को l ही रहने देंगे। अब इस प्रकार से ये आपके पास हो गया, ऊपर हो गया पाई l, ठीक है, और अपॉन में आपके पास कितना आ गया 32 को 32 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1024, तो इतने घन सेंटीमीटर हो गया। अब हम जानते हैं कि ये जो तार का जो कुल आयतन है, चूंकि तार छिन्नक से बना हुआ है तो तार जो है तार का आयतन जो वो छिन्नक के आयतन के बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे चूंकि तार छिन्नक से बना है, छिन्नक से बना है, अतः तार का जो आयतन है यानी तार का आयतन किसके बराबर होगा, वो जो आपके छिन्नक के आयतन के बराबर होगा। तो ये दोनों चीजें हमने ज्ञात कर रखी है, तो हम इनको बराबर रख देंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं, वहां हल करते हैं इसको। तो इस प्रकार से जो तार का आयतन है वो हमने ज्ञात किया था पाई l बटे 1024, ठीक है, और जो हमने छिन्नक का आयतन ज्ञात किया था वो था 7000 बटे 9 पाई। तो आप देख सकते हो कि ये पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब l का मान हमें ज्ञात करना है, तो l बराबर हम इसको लेंगे तो ये 1024 के गुणा में जाएगा, तो ये 7000 गुणा में कितना हो गया 1024, और अपॉन में आपके पास क्या आ गया 9 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके और 9 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 71,000 बटे 9, और जब भाग देंगे 9 का तो ये आएगा आपके पास ये इतना जो है वो 79,64,44.44, तो इतने सेंटीमीटर आएगा ये। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से 79,64,44.44 में आप क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे, तो ये आप किसमें बदल गया मीटर में बदल गया। तो इस प्रकार से ये जो तार की लंबाई मीटर में बदलेगी तो ये 2 दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो 7964.44 मीटर जो है वो क्या आ गई तार की लंबाई आ गई, ठीक है। तो अतः छिन्नक से क्या बनेगा 7964.44 मीटर लंबा जो है वो तार बनेगा। तो इस प्रकार से आज हमने जो तीनों सवाल किए उसमें से बाकी 2 जो सवाल थे, एक सवाल तो मैंने आधा आपके लिए हल करने के लिए छोड़ा है, बाकी दोनों सवाल थोड़े लंबे सवाल थे। तो आप ऐसे सवालों को बहुत ही रुचि से किया करो, कभी किसी सवाल को लंबाई से नहीं मापना चाहिए, उसका पहले आपको कंसेप्ट देखना चाहिए कि क्या से क्या बनाना है। तो आप यदि सवाल को गौर से पढ़ेंगे तो कम से कम सवाल को 3 बार पढ़ा करो, फिर की गई गणना को आप बार बार देखा करो। एक वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और वीडियो को स्किप मत किया करो। पूरी जो सवाल के अंदर जो मैं कमेंट्री करता हूँ उसका पूरा सुना करो, यदि आप सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ कॉपी में उतारने से सवाल नहीं हो पाएंगे। तो मैं जो हर चीज़ को काफ़ी एक्सप्लेन करता हूँ, एक बात को 1-2 बार, कई बार 3 बार भी बात को रिपीट करता हूँ, इसलिए वीडियो लंबा भी हो जाता है। तो ये मैं सब आपको समझाने के लिए करता हूँ, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। और रोज़ाना की तरह मैं एक बार आपको फिर कहूँगा कि आप मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी किया करें। तो आप लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो मुझे जो है वो इतनी मेहनत का जो है थोड़ा सा यूँ लगता है कि आपको पता नहीं मेरा कार्य पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन चूँकि लाइक नहीं मिलते फिर भी व्यूज़ मिलते हैं। चैनल भी रोज़ाना अच्छे कुल लगभग 20-25 घंटे चलता है, इसका मतलब मेरा वीडियो या मेरे जो जितने भी सवाल है या जो चैप्टर मैं इंग्लिश विज्ञान के पढ़ाता हूँ वो भी देखे तो जाते हैं, लेकिन उस पर जो है वो व्यूज़ के साथ लाइक और कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपसे शिकायत करूँगा कि आप ये काम नहीं करते हो, तो जब इतनी देर आप वीडियो को रुकते हो तो आप लाइक का बटन भी दबा दिया करें
और कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि शुरुआती जो है वो व्यूज़ कम आते हैं, तो आप नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें ताकि आप जो है वो आपको तुरंत वीडियो आते ही जो मिल जाए और उसको देखा करो, आप पढ़ा करो। ठीक है, तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार। किसी नई प्रश्नावली के साथ मिलेंगे और इस बीच में पहले विज्ञान का चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसको पूरा करूँगा और उसके कुछ भाग अपने पूरा करेंगे और इंग्लिश का भी काम करेंगे। तो एक बार गणित के लिए जो है वो कम से कम 2-3 दिन आपको जो है वो इसमें छूट मिलने वाली है, तब तक आप इन सवालों को करो और लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।